Hello students, today we shall study about the magnetic field at a point on the axis of a current carrying coil. किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। माना A त्रिज्या की कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इस धारावाही कुंडली का केंद्र O है और इसका अक्ष OP है। कुंडली इस कागज के तल के लंबवत है, जबकि कुंडली का केंद्र O और इसका अक्ष कागज के तल में है। सुविधा के लिए इस कुंडली का केंद्र O को मूल बिंदु मान लिया जा रहा है, जिसके कारण ये त्रिज्या जो ऊपर की दशा में दिखाई गई है ये y अक्ष को दर्शा रहा और OP x अक्ष को दर्शा रहा है और z अक्ष इस कागज के तल के लंबवत है। इस तरीके से ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। z एक्सिस के अनुदिश इस कुंडली को रखा गया, अर्थात जो कुंडली का तल है ये YZ तल में स्थित है, यानी कुंडली YZ तल में स्थित है और कुंडली का अक्ष कागज के तल में स्थित है और ये यूँ कह सकते हैं कि कागज के तल में अर्थात x अक्ष के अनुदिश स्थित है। इस कुंडली को अनेक सममित सूक्ष्म खंड DL से बना हुआ माना जा सकता है। माना सूक्ष्म खंड DL इस बिंदु M के संगत है। चूंकि धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही, इसलिए यहाँ पर देखिए धारा ऐसे जा रही है फिर आ रही है, अर्थात आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर धारा जाती हुई अर्थात अंदर की ओर प्रवेश करते ही प्रतीत हो रही है। मान लीजिए पॉइंट N है। पॉइंट M के ठीक व्यासतः विपरीत दिशा N है। बिंदु M के संगत सूक्ष्म खंड DL के द्वारा इस कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना इस सूक्ष्म खंड DL से बिंदु P की दूरी r है, इसलिए बायोट-सेवर्ट के नियम से बिंदु P पर उत्पन्न सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल्स μ0/4 पाई फ्लोइंग करंट I सूक्ष्म खंड DL साइन सूक्ष्म खंड DL और इस R अर्थात सूक्ष्म खंड को मिलाने वाली रेखा के बीच बना हुआ कोण। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो DL इज परपेंडिकुलर टू R। इस तरीके से ये सूक्ष्म खंड DL हो गया यहाँ पर और ये दूरी R हो गई। यहाँ पर R और इस DL के बीच का जो कोण है ये 90 डिग्री है, इसलिए DL is perpendicular to R. Therefore, this angle will be 90 degree upon square of the distance R squared implies that dB equals μ0/4 pi I DL upon R squared। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। यहाँ लिख दे रहे हैं DL इज परपेंडिकुलर टू R, देयरफॉर एंगल इज 90 डिग्री। नाउ अब इस बिंदु P के ठीक विपरीत दिशा में, यानी व्यासतः विपरीत दिशा में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट N को कंसिडर किया जाए और यहाँ पर एक सूक्ष्म खंड DL लिया जाए और इसके द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया जाए। चूँकि डिस्टेंस R है, खंड भी DL है,
इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण भी यही होगा, लेकिन दिशा इस सूक्ष्मखंड dl जो m बिंदु के संगत है इसकी और n बिंदु के संगत जो सूक्ष्मखंड dl है उनकी दिशाएं अलग अलग होंगी। यहाँ पर देखते हैं सूक्ष्मखंड dl जो बिंदु m पर है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो देख रहे हैं dl के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बिंदु M और P को मिलाने वाली रेखा के ठीक लंबवत दिशा में होगा। यदि हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 को देखते हैं तो राइट हैंड पाम रूल नंबर इस तरह से है। इसको आप फैली हुई उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र यानी B की तरफ रखिए और अंगूठा धारक दिशा में रखिए, तो इस तरह से अर्थात परपेंडिकुलरली अपवर्ड। तो यहाँ पर ये इस रेखा R के ठीक लंबवत दिशा में अर्थात 90 डिग्री में होगी। तो ये हो जाएगा dv की डायरेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री है। ठीक इसी तरीके से इस सूक्ष्मखंड dl के द्वारा जो बिंदु n के संगत है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस np के परपेंडिकुलर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में db। यहाँ पर मान लिया जाए कुंडली का जो अक्ष है इसके लंबवत दिशा से इस सूक्ष्मखंड dl के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र db कोण थीटा को अंतरित करता है, इसलिए ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। किंतु लूप के अक्ष के लंबवत दिशा ये है, इसलिए ये पूरा का पूरा कोण यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोण दिस एंगल 90 डिग्री और ये अगर 90 डिग्री है तो ये कोण 90 माइनस थीटा है। इस 90 में से 90 माइनस थीटा को घटाते हैं तो थीटा मिलेगा, इसलिए ये एंगल हो गया थीटा। तो हमें ये एंगल एक आर्बिट्ररी एंगल अर्थात ऐच्छिक कोण हमने माना थीटा और ये एंगल भी आया थीटा, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों परस्पर बराबर हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और अगर कन्फ्यूजन होगा तो दिक्कत होगी। इसलिए तो देख रहे हैं ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो इस तरह से एंगल थीटा मिल गया ये, अर्थात ऊर्ध्व की दिशा से इस dl के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंगल थीटा के अनुदिश है। इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र db को लूप के अक्ष के अनुदिश और लूप के अक्ष के लंबवत दिशा में वियोजित कर दिया जाए तो लूप के अक्ष के अनुदिश घटक dbx ये मिलेगा दिश 1, db साइन थीटा। लूप के अक्ष के लंबवत घटक dby इक्वल्स db cos थीटा मिला। यहाँ पर आते हैं, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र db उत्पन्न हो रहा है इसका भी लूप के लंबवत घटक db cos थीटा है और लूप के अनुदिश घटक है db sin थीटा।
इन दोनों सूक्ष्म खंड डीएल के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लूप के लंबवत दिशा के अनुदिश जो घटक यानी लूप के लंबवत घटक dv cos थीटा एक दूसरे को विपरीत दिशा में होने कारण किंतु परिमाण बराबर होने कारण कैंसिल कर दे रहे हैं यानी निरस्त कर दे रहे हैं। इसलिए हम इस पूरे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के प्रत्येक सूक्ष्मखंड डीएल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो लूप के लंबवत दिशा का घटक dv cos थीटा होगा वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, किंतु जो लूप के अक्ष के अनुदिश घटक dv sin थीटा प्राप्त होंगे वो सब के सब एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। इसलिए लूप के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी प्रभावी नेट चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स dB साइन थीटा का योग अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ डी dB साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट v इक्वल्स इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए अगर हम बिंदु M से चलना प्रारंभ करते हैं और पुनः M पर आते हैं तो इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के परिधि के बराबर हमको दूरी तय करना पड़ेगा। अगर हम जिस बिंदु से यानी M से चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पर चूंकि हमने कोई दूरी नहीं तय किया, यहाँ पर तय की गई दूरी 0 है, किंतु एक चक्कर अर्थात एक पूरी परिधि का अनुदिश जब चलेंगे तो पूरी की पूरी दूरी परिधि के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 टू परिधि के बीच इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो रहा है 0 टू परिधि इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और स्क्वायर साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया जाता है। अब इक्वेशन नंबर 3 मिला b इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू परिधि अर्थात पेरीमीटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर्ड इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, यानी साइन थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर की भी वैल्यू नहीं मालूम है क्योंकि आर एक मानी गई यानी सपोज्ड क्वांटिटी है, थीटा भी सपोज्ड क्वांटिटी, इसलिए वी मस्ट हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज वेल एज वैल्यू ऑफ आर, यानी आर और साइन थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज मिला, इसलिए यहाँ पर अप्लाई किया जाए पाइथागोरस प्रमेय को। तो आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड इम्प्लाइज दैट आर इक्वल्स ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2, इक्वेशन 4 मान लिया जाए। और फिर साइन थीटा को निकाल लिया जाए। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परप अपान हाइपो अर्थात लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल्स परप यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परप की वैल्यू है a
और हाइपो की वैल्यू है आर, इक्वेशन नंबर 5। अब हम इस वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 4 में रखें तो मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से मिल रहा है v इक्वल्स म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू a अपान आर एंड दिस इज आर स्क्वायर्ड म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल इंटू a अपान आर क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू परिध हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू ए 2 पाई ए 0, और आर की वैल्यू रख लिया जाए म्यू नॉट अपान 4 पाई ए आई डी एल, आर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2 और पावर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई ए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और दिस इज बी, और b इक्वल्स म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड रेस्ट पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स एल, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई ए इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए इंटू 2 पाई ए माइनस 0 अपॉन ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड रेस्ट पावर 3/2, और यू कैन राइट इट अगेन b equals mu naught upon 4 pi I into 2 pi a squared upon a squared plus x squared raised power 3/2. 2 pi will cancel to this one. We get b equals mu naught upon 2 I into a squared upon a squared plus x squared raised power 3/2 means we find the resultant magnetic field this one, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पर जो मिल रही है वो B इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न हो रही है। अब चूंकि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, अब हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से है। राइट हैंड थंब रूल जब अप्लाई करें, जिस दिशा में धारा जा रही है उस दिशा में उंगलियों को फोल्ड कर दिए तो जो थंब है वो नॉर्थ पोल को शो करता है अथवा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये है नॉर्थ, और इधर हो जाएगा ये साउथ पोल। और आप जानते हैं मैग्नेट में अंदर जो साउथ नॉर्थ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है और बाहर नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे मिलेगी और ऐसे मिलेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मिलेगी।
यानी ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा इसका साउथ पोल। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इसके सेंटर पर देखें और फिर सेंटर से इसके एक्सिस पर डिस्टेंस को बढ़ाते समय देखें तो एक हमको रिलेशन मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दूरी के साथ परिवर्तित हो रही है। उसके लिए यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 ले लिया जाए और यहाँ पर x और x लिया जाए और ये हो जाएगा y एक्सिस, इस पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड B है। तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो मिलेगा B इक्वल्स μ0/2 I, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये दिस वन 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a μ0I/2 ये। और यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। अब चूंकि x की वैल्यू यहाँ 0 है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी इसके सेंटर पर O पर। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस x को बढ़ाते जा रहे हैं और इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, अर्थात यहाँ पर मैक्सिमम होगी और उसके बाद फिर डिस्टेंस के बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, अर्थात इस तरह से घटेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।